तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट हियर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है किसकी, एम लक्ष्मीकांत सर की, उसे यहाँ पर ग्रेटर डिटेल में कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 1 to 22 चैप्टर देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में। मोर देन 60 लेक्चर्स के अंदर हमने इसे कवर किया है, जो कि आपको इसी यूट्यूब चैनल्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की, उसके थ्रू आप रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है। करंटली जो हम हमारा चैप्टर देख रहे हैं वो है चैप्टर 23, दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी ऑलरेडी हमने 4 to 5 लेक्चर्स देख चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपका बिग चैप्टर्स हमें देखने को मिलता है। अब हम इसी हमारे 23 चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर्स को, हम लोग आज के कुछ टॉपिक्स को। आज फर्स्ट अगर टॉपिक्स बात करें हम लोग, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो चीज़ें होती है जिसको कोई भी क्या कर सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकता है। कब, when the proceedings of the house do not follow the normal rules of the procedure। भाई रूल्स ऑफ द प्रोसीजर है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यसभा की, वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है तो कोई भी एमपी क्या कर सकता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकता है। अगर जो भी चीज़ें क्या है, प्रोसीजर फॉलो नहीं की जा रही है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस or such articles of the constitution that regulate the business of the house and should raise a question that is within the cognizance of the speaker। भाई पहली चीज़, स्पीकर को बता के ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं। अगर बिजनेस ऑफ द हाउस जो है, हाउस की प्रोसीडिंग जो है प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया जा सकता है। यूजुअली इसको कौन रेस करता है, तो भाई अपोजिशंस के ही करेंगे, गवर्नमेंट के तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम देखते हैं आज के टाइम भी हम देखते हैं स्पीकर जो है वो क्या करता है, फेवरेटिज्म्स के काम करते हैं, रूलिंग पार्टी के स्पीकर होते हैं, इसीलिए जो कि यूके में नहीं हैं। हमने बात की थी, वहाँ के जो स्पीकर होते हैं वो रिज़ाइन दे देते हैं और नेक्स्ट टर्म के लिए वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इसीलिए। बट हमारे यहाँ चीज़ें नहीं देखने को मिलती, इसीलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनरली कौन करता है, अपोजिशंस के जो मेंबर्स होते हैं वही ये जनरली नॉट स्पेसिफिक रेस करते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो कि सस्पेंड करता है द प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस, और इसके अंदर कोई भी ऐसी डिबेट जो है वो अलाउ नहीं होती, किसमें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में। ऑलराइट, हाफ एन आवर डिस्कशंस की हम लोग बात करें तो हाफ एन आवर डिस्कशंस जो हैं ये किस लिए होता है, मीन फॉर द डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ द सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर्स है उसको डिस्कस करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ डिबेट एंड द आंसर टू विच नीड द इल्यूसिडेट ऑन अ मैटर ऑफ द फैक्ट। गवर्नमेंट से ये क्या किया जाता है, जनरली आंसर पूछा जाता है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए। स्पीकर जो हैं इसके लिए क्या अलॉट कर सकते हैं, जनरली 3 days हो गया, पर वीक हो गया, अलॉट करते हैं किसके लिए, हाफ एन आवर डिस्कशंस के लिए, जो कि जिसके अंदर हम लोग अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज़ नो फॉर्मल मोशन और द वोटिंग बिफोर द हाउस हो गया इन केस ऑफ हाफ एन आवर डिस्कशंस। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस के अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, तो इसको हम लोग जनरली 2 hours डिस्कशंस भी कहते हैं। क्यों कि द टाइम अलॉटेड फॉर सच अ डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hours, दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल इट अ 2 hour डिस्कशन। एंड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच अ डिस्कशंस ऑन अ मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं उस पर ये जो एमपी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस के लिए स्पीकर के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्पीकर के सामने मोशंस और रिजोल्यूशंस के फॉर्म में रख सकते हैं। एंड द स्पीकर जो है जनरली 2 days अलॉट करते हैं इन अ वीक के अंदर। तो शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए 2 day पर वीक अलॉट किए जाते हैं, जबकि हाफ एन आवर के लिए कितने थे, 3 days पर वीक अलॉट किए जा सकते हैं। एंड देयर इज़ नेदर अ फॉर्मल मोशन बिफोर द हाउस नॉर अ वोटिंग। दिस डिवाइस हैज़ बीन सिंस एग्जिस्टेंस सिंस, ये जो डिवाइस है शॉर्ट ड्यूरेशन का है 1953 से क्या हो यूज़ किया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी फॉर्मल प्रोसीजर या प्रॉपर वोटिंग होती है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये था शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस। इसके अलावा अगर बात करें हम स्पेशल मेंशंस क्या होते हैं, तो स्पेशल मेंशन वो चीज़ें होती हैं कि भाई कोई भी ऐसी मैटर है जो हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या है डिस्कस नहीं किया गया, शॉर्ट ड्यूरेशंस में नहीं किया गया, कोई मोशंस में डिस्कस नहीं किया गया, रिजोल्यूशन में डिस्कस किया, तब क्या है उसको स्पेशल मेंशन में मेंशन किए जाते हैं। मीन्स अ मैटर विच इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर नॉर which cannot be raised during the questions hour, half an hour discussion, short duration discussion और the under adjournment motion, उस चीज़ को क्या है अटेंशन दी जाती है ड्यूरिंग द स्पेशल मेंशंस में।
ऑलराइट। और ड्यूरिंग इट क्या है, क्या देखने को मिलता है हमको, कॉलिंग अटेंशन नोटिस और अंडर द एनी रूल ऑफ द हाउस कैन बी रेज अंडर द स्पेशल मेंशंस इन द राज्यसभा। भाई कॉलिंग अटेंशंस हैं, कोई भी ऐसा अर्जेंट पब्लिक मेंशंस हैं, वो सारे राज्यसभा में क्या किए जा सकते हैं, रेज किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द स्पेशल मेंशन। और ये इक्विवेलेंट होता है द प्रोसीजरल डिवाइस इन द लोकसभा इज नोन एज नोटिस। भाई स्पेशल मेंशन किस में कहा जाता है, राज्यसभा में किया जाता है, और लोकसभा में इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कई बार नोटिस भी बोल देते हैं, जो कि रूल्स 377 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा के अंदर मेंशंस किया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या होते थे, नोटिस भी बोल देते हैं लोकसभा में, जबकि इसी को हम लोग राज्यसभा में क्या बोलते हैं, स्पेशल मेंशंस कहते हैं। भाई कोई भी ऐसा मैटर है जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिस्कस नहीं किया गया, हाफ एन आवर में नहीं किया गया, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं किया गया, कोई ऐसे मोशन रिजोल्यूशन के थ्रू ला के डिस्कस नहीं किया गया, तो उस मैटर को हम लोग स्पेशल मेंशन में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें रिजोल्यूशन की, तो रिजोल्यूशन क्या होता है, एक ये हम बोल सकते हैं सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, जो कि सबमिट किया जाता है फॉर द अप्रूवल ऑफ द हाउस एंड ड्राफ्टेड इन सच अ वे एज टू कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डिसीजंस ऑफ द हाउस। ऑल रिजोल्यूशन आर द सब्सटेंटिव मोशन। भाई सारे रिजोल्यूशन क्या है, सब्सटेंटिव मोशन है। स्टेटमेंट याद रखनी है कि भाई जितने भी रिजोल्यूशन लाते हैं ना, वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, और वो हाउस ऑफ द डिसीजन को भी इंडिकेट करते हैं, क्या, रिजोल्यूशन। और सब्सटेंटिव होते हैं सारे मोशंस, सारे रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, सब्सटेंटिव मोशन होते हैं। ये भी चीज़ें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग, द मेंबर कैन मूव द रिजोल्यूशन टू द ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस हो गया, और द गवर्नमेंट टू द मैटर ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या है, एमपी जो हैं यानी कि मेंबर जो हैं वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या ला सकते हैं, रिजोल्यूशन ला सकते हैं इन द हाउसेस के अंदर। और डिस्कशन ऑन द रिजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली जो है, जिस पॉइंट के ऊपर रिजोल्यूशन लाया गया उस पॉइंट पे ही डिस्कशन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या रखा जाता है, कन्फाइन रखा जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। एंड द मेंबर हु हैज़ मूव अ रिजोल्यूशन और अमेंडमेंट हो गया टू अ रिजोल्यूशन कैन नॉट विद होल्ड द सेम एक्सेप्ट बाय द लीव्स ऑफ द हाउस। उसको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, एक बार रिजोल्यूशन वो लेके आ गया मेंबर तो, एक्सेप्ट लीव ऑफ द हाउस नहीं होती है तब तक। दूसरी चीज़ अगर बात करें, रिजोल्यूशन में द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं रिजोल्यूशंस के, तो इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, अ डिक्लेरेशन ऑफ द ओपिनियन और अ रिकमेंडेशन। तो उसको डिक्लेरेशंस, कोई भी ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, उसको डिक्लेरेशन रिजोल्यूशन के फॉर्म में किया जा सकता है, टू रिकॉर्ड एदर अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनके लिए भी क्या है, डिस्कस हम लोग रिजोल्यूशंस लेके आते हैं हाउसेस के अंदर। कन्वे अ मैसेज और कमांड, अर्ज और द रिक्वेस्ट एंड एक्शंस, उसके लिए भी क्या किया जाता है, रिजोल्यूशन लाया जाता है। और कॉल अटेंशन टू अ मैटर और द सिचुएशंस फॉर द कंसिडरेशंस बाय द गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर कोई भी ऐसे कंसिडरेशन है जो गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए, तो उस पर अटेंशन लेने के लिए भी रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। रिजोल्यूशन जो है हमारे कंट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, अगर हम हमारी पार्लियामेंट की बात करें तो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन। क्या होता है प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, तो ऑब्वियसली नाम से पता पड़ा है प्राइवेट मेंबर। और प्राइवेट मेंबर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट मेंबर होता है वो क्या होता है, हम बोल सकते हैं नॉन मिनिस्टर। मतलब नॉन मिनिस्टर का मतलब वो क्या हो सकता है, वो गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का एमपी भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन मिनिस्टर होना चाहिए। अगर वो नॉन मिनिस्टर है मतलब वो प्राइवेट मेंबर है, और वो कोई रिजोल्यूशन लेके आया तो उसको प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो प्राइवेट मेंबर यानी कि नॉन मिनिस्टर होता है, याद रखना। तो ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट मेंबर का मतलब अपोजिशन का मेंबर होगा, नहीं, गवर्नमेंट के यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उसका मेंबर भी हो सकता है। नॉन मिनिस्टर हुआ यानी कि प्राइवेट मेंबर वो हो जाता है। इट इज़ डिस्कस ओनली ऑन द अल्टरनेटिव फ्राइडे एंड इन द आफ्टरनून मॉर्निंग। तो कब ये डिस्कस किया जाता है जनरली प्राइवेट मेंबर बिल, अल्टरनेटिव फ्राइडे। भाई एक फ्राइडे डिस्कस किया, नेक्स्ट फ्राइडे नहीं करेंगे, फिर उसके बाद फ्राइडे डिस्कस किया, फिर नहीं करेंगे, फिर फ्राइडे। तो अल्टरनेटिव फ्राइडे क्या है, ये डिस्कस किया जाता है। और जनरली आफ्टरनून की जो सिटिंग होती है उसमें क्या किया जाता है, आफ्टरनून की सिटिंग के अंदर ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो डिस्कस किया जाता है। सेकेंड बात करें हम गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस क्या होता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो बिल लेके आते हैं, रिजोल्यूशन लेके आते हैं, उसको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन या पब्लिक रिजोल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं, फॉलोइंग 3 काइंड्स के हमको गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, रिजोल्यूशन अप्रूविंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, कन्वेंशंस और द एग्रीमेंट फॉर विच द गवर्नमेंट इज पार्टी, रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग और अप्रूविंग द सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड रिजोल्यूशन अप्रूविंग द
रिकमेंडेशंस ऑफ द सर्टेन कमेटी, तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए जनरली गवर्नमेंट रिजोल्यूशन लाया जाता है। थर्ड टाइप का रिजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है स्टेचुटरी रिजोल्यूशन। तो रिमेंबर, ये जो स्टेचुटरी रिजोल्यूशन है ये प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं और मिनिस्टर, यानी कि प्राइवेट मेंबर एंड मिनिस्टर दोनों ला सकते हैं, बिकॉज, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको परसुएंस ऑफ अ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये रिजोल्यूशन हमेशा ऑब्वियसली स्टेचुटरी लिखा हुआ है, तो स्टेचुटरी रिजोल्यूशन किसके थ्रू आएगा, थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और इसको मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर यानी कि प्राइवेट मेंबर दोनों क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये स्टेचुटरी रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। एंड रिजोल्यूशन आर द डिफरेंट फ्रॉम द मोशन इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। अब याद रखना कि रिजोल्यूशन और मोशन में डिफरेंस, तो रिजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट और तीसरा स्टेचुटरी। प्राइवेट मेंबर यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर यानी नॉन मिनिस्टर लेके आए, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है गवर्नमेंट के मिनिस्टर लेके आए, स्टेचुटरी यानी कि पार्लियामेंट के अंदर एक्ट ला के रिजोल्यूशन को पास किया गया है, तो उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन। ऑलराइट, और रिजोल्यूशंस और मोशन में फ़र्क है। रिमेंबर, रिजोल्यूशंस और मोशन में फ़र्क है। मोशन हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी मोशंस हैं वो सारी डिस्कस कर चुके हैं। जनरली ये दोनों चीज़ें जो क्या है किसी भी पर्पज़ के लिए अल्टरनेटिव लेके आई जाती है, बट दोनों के अंदर हमको इनिशियली फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे कि ऑल रिजोल्यूशन आर द सब्सटेंटिव मोशंस, मतलब जितने भी रिजोल्यूशन है वो अपने आप में क्या है, एक सब्सटेंटिव है, यानी कि अपने आप में एक ओरिजिनल है, किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है। तो इस तरीके से रिजोल्यूशन जो है उसका डोमिनेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हाउएवर ऑल द मोशंस हो गया नीड नॉट बी अ सब्सटेंटिव मोशन कैरेक्टर, हमें पता है सारे रिजोल्यूशन याद रखना एक सब्सटेंटिव मोशन है, पर सारी मोशन जो है वो सब्सटेंटिव मोशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ऑलरेडी मोशंस के अलग अलग टाइप। आप रेफर कर सकते हैं पास लेक्चर्स को, 2 to 3 लेक्चर्स जो थे हमारे पास के, आप देख सकते हैं, उसमें आपको सारे मोशंस के बारे में हमने आइडिया दिया है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, रिजोल्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूथ पार्लियामेंट, तो यूथ पार्लियामेंट क्या है, ये यूथ पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस। तो 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस जो है उनने रिकमेंडेशन दी थी किसके लिए, यूथ पार्लियामेंट के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, to acquaint together the younger generation with the practice and the procedures of the parliament, to imbibe the spirit of the discipline and the tolerance, cultivating the character in the minds of the youth, to inculcate in the students community the basic value of the democracy and enable them to acquire a proper perspectives on the functions of the democratic institutions. Or the ministry of the parliamentary affair provide the necessary training and the encouragement हो गया to the statute on the इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम। तो यूथ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। यूथ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, जनरली कुछ डे डेडिकेट किए जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो क्या करते हैं पार्लियामेंट में आते हैं और एज अ MP एज अ मिनिस्टर की तरह डिबेट डिस्कशंस करते हैं, उसको हम लोग यूथ पार्लियामेंट बोलते हैं। ये याद रखना है। 4th ऑल इंडिया व्हिप कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस के थ्रू क्या है, यूथ पार्लियामेंट हमने इंप्लीमेंट की थी हमारी कंट्री में। ऑलराइट, इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ पास करने की जो प्रोसेस है वो किस तरीके की होती है, किस किस टाइप के बिल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल से पहले अगर हम कुछ बेसिक सी बात कर लें कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट में परफॉर्म की जाती है। फर्स्टली अगर हम बात करें कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैं वो क्या होती है, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के लिए कॉमन होती है। तो पार्लियामेंट में हमने बात की क्या क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्ट है पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जनरली क्या है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो फॉलो की जाती है वो क्या होती है, दोनों हाउसेज के लिए होती है, यानी कि लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी होती है। कोई भी ऐसा बिल आता है, बिल इज सेट ऑफ प्रपोजल, तो उसको क्या होना होता है, पास होना होता है सेम स्टेज से, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी, यानी ईच हाउस से उसको प्रॉपर पास होना पड़ता है। उसके बाद वो जाके प्रेसिडेंट के एसेंट होने के बाद क्या बनता है, एक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ भी बोलते हैं। एंड द बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, 2 टाइप के बिल होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, एक तो प्राइवेट मेंबर बिल होता है और दूसरा पब्लिक बिल देखने को मिलता है। आगे जैसे प्राइवेट मेंबर, अगर कोई भी प्राइवेट मेंबर यानी कि नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते तो उस बिल को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, और अगर कोई
पब्लिक, यानी पब्लिक बिल किसको बोला जाता है, जिसको मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है क्या, प्राइवेट बिल बोला जाता है। और दोनों के लिए पास करने की जो प्रोसीजर है वो सेम है, लोकसभा राज्यसभा देन प्रेसिडेंट के एसेंट। तो सेम प्रोसीजर हमें देखने को मिलती है, प्राइवेट मेंबर बिल हो या पब्लिक बिल हो, दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर देखने को मिलती है। और याद रखना, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है नॉन मिनिस्टर, ना कि अपोजिशंस का मेंबर, ठीक है। कोई भी नॉन मिनिस्टर होगा उसको हम प्राइवेट मेंबर बोलेंगे। तो गवर्नमेंट के एमपी भी हो सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए, अगर टाइप्स ऑफ बिल की बात करें तो अलग अलग टाइप से हमको बिल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई कोई भी जो बिल है उसकी बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन देयर, किसी भी बिल की बात करें तो कोई भी बिल के अंदर कंटेंट क्या है, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने बिल को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि भाई बिल के अंदर एक्चुअल में कंटेंट क्या है। जैसे कि अगर ओरिजिनल बिल की बात करें, ओरिजिनल बिल क्या होता है भाई, ऐसे बिल होते हैं जो कि न्यू प्रपोजल को लेके आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ को लेके आ रहे हैं, न्यू पॉलिसीज़ को लेके आ रहे हैं, अपने आप में उनके अंदर ओरिजिनलिटी देखने को मिल रही है, न्यू पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है, आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है, तो उनको बोला था ओरिजिनल बिल। तो नाम से ही पता पड़ता है ओरिजिनल बिल है, किसी चीज़ को चेंज करने या अमेंडमेंट करने के लिए नहीं लाए जा रहे। अमेंडमेंट बिल की बात करें ऑन द अदर हैंड, नाम से पता पड़ा है अमेंड करने के लिए ला रहे हैं। भाई कोई भी एग्जिस्टिंग क्या है बिल है उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है। कंसोलिडेटिंग बिल की बात करें, कंसोलिडेटिंग बिल अगेन नाम से पता पड़ा है कंसोलिडेट करना यानी चीज़ों को भेगा करना। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट करना यानी कि इकट्ठा करना एग्जिस्टिंग लॉ को ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे कि हम लेबर लॉज की बात करें, मोर देन 40 लेबर लॉज को कंसिडर पैक करके क्या है 4 लेबर लॉज में क्या किया गया था, कंसोलिडेट किया गया था। तो तब ये कंसोलिडेटिंग बिल का यूज़ किया गया था। एक्सपायरिंग लॉज, तो ऐसे लॉज होते हैं, एक्सपायरिंग लॉज की बात करें या एक्सपायरिंग लॉज बिल भी कहा जाता है, तो ऐसे बिल होते हैं टू कंटिन्यू एन एक्सपायरिंग एक्ट को कंटिन्यू करने के लिए एक्सपायरिंग लॉज जो हैं वो लाए जाते हैं, एक्सपायरिंग लॉज बिल लाए जाते हैं। कोई भी लॉ एक्सपायर हो चुका है उसको और थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए एक्सपायरिंग लॉ बिल लाए जाते हैं। जबकि बात करें रिपीलिंग बिल, तो रिपीलिंग बिल क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली इट सीक्स टू रिपील द एग्जिस्टिंग लॉ। कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ के उसको रिपील करने के लिए, ख़त्म करने के लिए रिपीलिंग बिल लाए जाते हैं। और भी कंटेंट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बिल की बात करें तो वैलिडेटिंग बिल, तो ऐसे बिल होते हैं विच सीक्स टू गिव द वैलिडिटी टू अ सर्टेन एक्शंस, तो उसके लिए वैलिडिटी बिल लाए जाते हैं। इसके अलावा बिल्स हो गया टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंसेस, वो भी ऑर्डिनेंसेस को रिप्लेस करने के लिए जो बिल लाए जाते हैं विद इन द 6 मंथ लाना होता है ऑर्डिनेंसेस, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें, भाई कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए जो बिल लाए जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। इसके अलावा बात करें हम तो मनी बिल और साथ में फाइनेंस बिल भी देखने को मिलते हैं। वो भी क्या एक टाइप के हम बोल सकते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग है। भाई मनी मैटर से रिलेटेड मनी बिल, फाइनेंस बिल जो मनी मैटर जो क्या है मनी मैटर से रिलेटेड भी हो सकता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी इसमें हो सकती है जो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल, तो ये सारे बिल्स आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे, ऑब्वियसली नाम से ही याद रखेंगे। ओरिजिनल बिल तो भाई कोई ओरिजिनल आइडिया, कोई ओरिजिनल पॉलिसीज हैं, लॉज हैं लेके आ रहा है तो ओरिजिनल बिल होगा। अमेंडिंग बिल तो अमेंडिंग यानी चेंज करने के लिए। एक्सपायरिंग तो भाई कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो एक्सपायर हो रहा है उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो नाम से याद रखना है। ऑलराइट, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स ऑफ बिल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बिल की बात करें कि प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग कि भाई कौन कौन सी प्रोसीजर टीची है टू पास द बिल इन द डिफरेंट हाउसेस, तो प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है हमने, बिल जो है उसको अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप है प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, तो विच आर कंसर्न विद द एनी मैटर अदर देन द फाइनेंशियल सब्जेक्ट, तो उसको ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है। और मैक्सिमम बिल जो है वो ऑर्डिनरी टाइप के ही बिल होते हैं, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के बिल होते हैं जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल और मनी मैटर नहीं होता है। सेकेंड टाइम की बात करें मनी बिल, तो भाई कोई भी ऐसा बिल है जो कि क्या कर रहा है, मनी मैटर से रिलेटेड है, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उसको मनी बिल कहा जाता है। थर्ड अगर हम बात करें फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल क्या होते हैं कि विच आर ऑल्सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर बट आर डिफरेंट फॉर द मनी बिल। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मनी बिल वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर ओनली। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये क्या होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सर्टेन प्रोविज़न है उसको चेंज करने के लिए लाए जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये 4 टाइप के बिल देखने को मिलते हैं हमको डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर्स टू पास दिस बिल। ऑलराइट, अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, तो सबसे पहले अगर कुछ और डेटा देख लेते हैं हम लोग प्रोसीजर जानने से पहले कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन द सेपरेट प्रोसीजर फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ बिल। ये जो चारों टाइप के बिल देखे हमने, कौन कौन से, ऑर्डिनरी बिल हैं,
फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। ये चारों जो बिल हैं इसको पास करने के प्रोसीजर जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली क्या किए गए हैं, लेट डाउन किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। एंड द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड द फाइनेंस बिल आर द एक्सप्लेन्ड हियर, यानी कि आर एक्सप्लेन्ड हियर। तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरीके से ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल, फाइनेंस बिल वो पास किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पता है आपको। अब पिछले वीडियो लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जा सकता है, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भाई कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंस या मनी बिल है, तो उसको किस तरीके से पास किया जा सकता है। ऑलराइट, टेबल में आप देख सकते हैं पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बारे में आपको डिफरेंस भी दिया गया। क्या होते हैं पब्लिक बिल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के बारे में। कोई भी प्राइवेट मेंबर लेके आता है यानी कि नॉन मिनिस्टर लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट बिल बोल देते हैं। और पब्लिक बिल क्या होता है, कोई भी मिनिस्टर लेके आता है। इसके अंदर एक दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। पहला कि पब्लिक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द, यानी कि इट इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर द 7 डे का नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए इन द हाउसेज में। जबकि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल है तो उसके लिए 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना कंपलसरी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो अगर आपको प्राइवेट मेंबर और पब्लिक बिल में, पब्लिक मेंबर में समझ आया होगा तो ऑब्वियसली आप चीज़ें कर लेंगे। बट ये चीज़ें याद रखना है कि भाई पब्लिक बिल है उसके लिए 7 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, प्रायर नोटिस। जबकि प्राइवेट बिल जो है उसके लिए क्या है, 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कोई भी ऑर्डिनरी बिल है। हमने देखा अभी प्रोसीजर्स देखनी है हमको, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि बिल को पास करने की प्रोसीजर। तो क्या होती है वो प्रोसीजर, तो बात करें हम प्रोसीजर्स की तो देखिए सबसे पहले कुछ अगर हम बात करें 3 टाइप के बिल हमको देखने हैं। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम लोग देख चुके हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें चलिए मनी बिल की बात करते हैं या फिर फाइनेंस बिल की बात करते हैं या ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। इन तीनों को किस तरीके से किस प्रोसीजर्स के थ्रू होना पड़ता है किसी बिल को एक्ट बनने के लिए। बिल क्या होता है, प्रपोजल होता है, यानी कि वो इट इज़ नॉट बैक बाय द लॉ। जबकि वो बिल से जब एक्ट बन जाता है तो वो क्या होता है, लॉ होता है एक्चुअल में, जिसका एनफोर्समेंट जो है वो क्या है, प्रॉपर लॉ के थ्रू होता है। पर बिल से एक्ट बनने की जर्नी जो है उसकी जर्नी क्या होती है, तो वो हमें क्या करना है इस लेक्चर में देखना है। वो लोकसभा से, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के एसेंट मिलेंगे, तब जाके ये बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। किस तरीके से बात करते हैं हम लोग। फर्स्टली चलिए बात करते हैं हम ऑर्डिनरी बिल की। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है उसको किस तरीके से जो है अलग अलग जो है किस तरीके से उसको पास किया जा सकता है और बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद रखना ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए 5 स्टेज से, अलग अलग स्टेज से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, ताकि क्या कर सके वो बिल जो है वो यहाँ से बाहर होके एक्ट बनता है। ये 5 प्रोसीजर से गुजरने के बाद फर्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, तो देखिए एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सच अ बिल कैन बी introduced either by the minister or the any other member. The member who wants to introduce the bill has to ask for the leave of the houses. When the house grant the leave to introduce the bill, the mover of the bill introduce it by reading the title and the objective. मतलब फर्स्ट रीडिंग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है भाई, पहली चीज़ जो है फर्स्ट रीडिंग जो है ऑर्डिनरी बिल है, हमको लोकसभा में भी पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में लेना हो तो राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ पब्लिक बिल, और इसको नॉन मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यानी कि एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरी चीज़, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर की परमिशन और हाउस की परमिशन पहले लेनी पड़ती है। जैसे ही हाउस की परमिशन मिलती है तो क्या किया जा सकता है, जो भी मूवर है वो मिनिस्टर भी हो सकता है, नॉन मिनिस्टर भी हो सकता है, वो क्या करता है, बिल का टाइटल और बिल का ऑब्जेक्टिव वो प्रॉपर क्या करता है, पढ़ता है बिफोर द हाउसेस। और नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेसेस एट दिस स्टेज, लेटर द बिल इज पब्लिश इन द गजट ऑफ द इंडिया। कोई डिस्कशन नहीं होता है। फिर देन हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो बिल है वो गजट ऑफ द इंडिया के जो गजट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उसके अंदर क्या है, ये चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। एंड इफ द बिल इज पब्लिश इन द गजट बिफोर इट्स इंट्रोड्यूस और इंट्रोडक्शंस, leave of the house to introduce the bill is not necessary. The introductions of the bill and the publications in the Gazette Constitution is the first reading. तो फर्स्ट रीडिंग में जनरली क्या हुआ कि भाई बिल जो है उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शंस होता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है ऑफिशियल गजट के अंदर। तो ये दो चीज़ें देखने को मिलती है हमको फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग हो गई, फिर आती है सेकेंड रीडिंग। और सॉरी, सेकेंड रीडिंग में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल नॉट ओनली द
not only the general but it also detail scrutiny and the assume its final shape। ये फाइनल शेप अपना इस स्टेज के अंदर उसका देखने को मिलता है, जनरली नहीं उसकी डिटेल स्क्रूटिनी की जाती है। हैज़ इट फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द इनेक्टमेंट ऑफ द बिल। इन फैक्ट दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द 3 more सब स्टेजेस, नेमली द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस, द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस हो गया, कमेटी स्टेज एंड द कंसिडरेशन स्टेज। ये तीनों स्टेज क्या है, सेकेंडरी रीडिंग के अंदर ही आ जाते हैं। भाई यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और गजट में प्रेजेंट कर दिया। सेकंड में क्या होगा, उसमें डिटेल डिस्कशन डेलिब्रेशन, उसके अंदर से कुछ रिमूव करना है बिल में से जो कि सही नहीं है, उसमें सलाह मशवरा करना, डिटेल डिबेट डिस्कशन करना, वो सारी चीज़ें सेकेंड रीडिंग में आती है। तो सेकेंड रीडिंग के अंदर भी हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेजेस देखने को मिलता है जनरल डिस्कशन का स्टेज। इसमें क्या होता है कि प्रिंटेड कॉपी होती है बिल की, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सारे मेंबर्स को, और द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड द प्रोविजंस आर द डिस्कस जनरली। इसमें क्या है, जो भी बिल के प्रिंसिपल्स है उसको जनरल वे में डिस्कस किया जाता है, बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस, क्योंकि क्या है जनरल डिस्कशंस हैं तो ऑब्वियसली जनरल वे में डिस्कस किया जाएगा। 4 एक्शंस में से एक एक्शन हाउस ले सकता है ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन, जैसे कि इट में टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट पे वो क्या लग सकता है, इस बिल को टेबल पे रख सकता है। इट में रिफर द बिल हो गया टू अ सिलेक्ट कमेटी को भी दिया जा सकता है इस स्टेज के अंदर। इसके अलावा इट में रिफर्स द बिल टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेज, जॉइंट कमेटी को भी दिया जा सकता है। एंड इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियंस के लिए भी बिल को दिया जा सकता है ड्यूरिंग द जनरल स्टेज डिस्कशंस। और सिलेक्ट कमेटी क्या होती है, सिलेक्ट कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस वेयर द बिल हैज़ ओरिजिनेटेड एंड अ जॉइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट कमेटी नाम से पता पड़ रहा है भाई, जॉइंट कमेटी है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे उसमें। जबकि हम बात करें सिलेक्ट कमेटी, तो बिल अगर लोकसभा में ओरिजिन हुआ तो सिलेक्ट कमेटी के मेंबर कौन होंगे, लोकसभा के मेंबर्स ही होंगे। राज्यसभा में ओरिजिन हुआ तो राज्यसभा के मेंबर ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेज हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सेकेंड रीडिंग जनरल डिस्कशन स्टेज। सेकेंड आता है कमेटी स्टेज। तो किसी भी कमेटी को रिकमेंडेशन देना है, बिल जो है वो कमेटी को देना है ताकि वो डिटेल स्क्रूटिनी करे, तो कमेटी स्टेज के ड्यूरेशन दिया जाता है। द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू रिफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमिटीज ऑफ द हाउस, उसी से हाउस की कमेटी को रिफ़र किया जाता है। दिस कमेटी एग्जामिन द बिल थ्रूली एंड इन डिटेल क्लोज बाय क्लोज। क्या करती है ये कमेटी, बिल को प्रॉपरली क्या करती है, एग्जामिन करती है। और इट कैन ऑल्सो अमेंड इट प्रोविज़न बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। भाई प्रोविज़न जो है वो अमेंड कर सकती है ये कमेटी, बट बेसिक जो प्रिंसिपल है बिल का ऑब्जेक्टिव वो चेंज नहीं होना चाहिए। आफ्टर द कंप्लीटिंग द स्क्रूटिनी एंड द डिस्कशन द कमेटी रिपोर्ट्स द बिल बैक टू द हाउसेस को भेजा जाता है। सेकेंड स्टेज देखने को मिलता है सेकेंड रीडिंग के अंदर। सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में हमें देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है कंसिडरेशन स्टेजेस। तो कंसिडरेशन स्टेजेस के अंदर क्या किया जाता है कि द मेंबर कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल। मीन्स ड्यूरिंग द कंसिडरेशन स्टेज द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल हो गया फ्रॉम द सिलेक्ट कमिटी कंसिडर द प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लोज बाय क्लोज। ईच क्लोज इज डिस्कस एंड द वोटेड अपॉन द सेपरेटली। द मेंबर कैन ऑल्सो मूव द अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम द पार्ट ऑफ द बिल। तो कंसिडर किया जाता है जो कि कमेटी से आया था, कमेटी से जो बिल आया उसके क्लोज बाय क्लोज उसको क्या किया जाएगा, डिस्कस करेंगे और फिर वोटिंग करेंगे क्लोज बाय क्लोज। उसकी इसका मतलब फिर प्रॉपरली क्या करेगा, फाइनल स्टेज के अंदर बिल आएगा। तो सेकेंडरी स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर जनरल डिस्कशन होता है कमेटी स्टेज में, और कंसिडरेशन स्टेज के अंदर क्या जाता है, बिल जाता है। अब सेकेंड स्टेज से कहाँ आएगा, थर्ड रीडिंग के अंदर आएगा। तो अब थर्ड रीडिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये स्टेज पे द डिबेट इज कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शंस ऑफ द बिल एज अ होल एंड नो अमेंडमेंट आर अलाउड। As the general principle underlying the bill have already been scrutinized during the stage of the second reading, if the majority of the member present and voting accept the bill is regarded as a pass by the House. Therefore, the bill is authenticated by the presiding officers of the House and transmitted to the second House for the consideration of the approval. And a bill is deemed to have been passed by the Parliament only when both the houses have agreed to it. क्लियर। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं वोटिंग स्टेज होता है, यानी कि एदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और ये भी कैसे होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से जनरली ऑर्डिनरी बिल क्या है, थर्ड स्टेज के अंदर वोटिंग करा के पास कर दिया जाता है। और यहाँ से पास हुआ तो बिल जब क्या जाता है, अब सेकेंड हाउस में जाएगा। यानी कि लेट से यहाँ पे लोकसभा में फर्स्टली भेजा गया था ऑर्डिनरी बिल, तो अब कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। लेट से अगर इधर राज्यसभा में फर्स्ट
हाउस जो है फर्स्टली राज्यसभा में कंसिडर करने के लिए भेजा गया था, तो अब कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। लेट्स से इस केस में हम देखते हैं लोकसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड रीडिंग हो गई, थर्ड रीडिंग हो गई। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस किया और गजट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और उसका ऑब्जेक्टिव बताया। सेकंड रीडिंग के अंदर डिटेल डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, कमेटी स्टेज सब कुछ सेकंड में हुआ। थर्ड के अंदर वोटिंग करके या तो पास हो गया या तो क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। अब वो बिल जो है वो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में जाएगा, यानी कि लोकसभा में था तो राज्यसभा में, राज्यसभा में था तो लोकसभा में जाएगा। और सेकंड स्टेज के अंदर भी क्या देखने को मिलेंगे हमको, ये जब भी सेकेंड हाउस के अंदर क्या जाएगा, बिल जाएगा। सो इन द सेकेंड हाउस ऑल्सो बिल जो है वो पास किया जाता है। सेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों रीडिंग्स के थ्रू क्या किया जाता है, बिल जो है पास किया जाता है। और इसके बाद चौथा अल्टरनेटिव भी हमको देखने को मिल सकता है। तो देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस। क्या हो सकता है वो कि इट में पास द बिल एज सेंड बाय द फर्स्ट हाउस। भाई लोकसभा, लेट से अगर लोकसभा में पहले बिल गया है तो लोकसभा में जिस बिल को पास किया उसको एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, राज्यसभा जो है वो पास कर सकती है। दूसरा, अगर इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट फॉर द फर्स्ट हाउस फॉर द रिकन्सिडरेशन। भाई वो चाहती है राज्यसभा कि लोकसभा में जो भी है चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है, इसीलिए उसने क्या किया, वापस रिटर्न भेजा लोकसभा में ताकि रिकन्सिडरेशन किया जाए। दूसरा, वो रिजेक्ट भी कर सकती है बिल को, ऑल टुगेदर पूरा बिल रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड थस कीप द बिल पेंडिंग, तो पेंडिंग भी रखा जा सकता है। तो ये चारों चीज़ें किसके पास होती है, सेकेंड हाउस के पास होती है। लोकसभा में पहले पास हो चुका है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीडिंग में, तो राज्यसभा के पास ये चारों ऑप्शन होते हैं। राज्यसभा में पास हो चुका है तो लोकसभा के पास ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं। भाई बिल को पास कर दे, उसको अमेंडमेंट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए वापस भेजें, रिजेक्ट कर दें, या फिर उसको क्या कर सकें, अपने पास ही रखें, कोई एक्शंस उस पर ना लें। तो ये चार चीज़ें क्या हैं, सेकेंड हाउस के पास होती है, फर्स्ट हाउस से जब सेकेंड हाउस में बिल जाता है तब। And if the second house passes the bill without any recommendation or the first house accept the amendments suggested by the second house, the bill deems to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for his or her assent। भाई सेकेंड हाउस ने अमेंडमेंट किया और फर्स्ट हाउस को भेजा, फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल पास हो गया। फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस ने क्या किया, बिना किसी अमेंडमेंट के उसको अगर सही लगा तो उसने पास कर दिया, तो भी बिल क्या होता है, पास हो जाता है। फिर वो सीधा किसके पास जाता है, फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बट और भी तो सिचुएशन बन सकती है, क्या बन सकती है, ऑन द अदर एंड इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकेंड हाउस और द सेकेंड हाउस रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर और द सेकेंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शंस फॉर द 6 मंथ। भाई राज्यसभा ने लेट से लोकसभा में सेकेंड टाइम आया था, यानी कि फर्स्टली लोकसभा में या सेकेंडली राज्यसभा में, राज्यसभा ने 6 मंथ तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट दिए थे चेंज करने के लिए दी लोकसभा में, वो लोकसभा ने उसके ऊपर क्या किया, कोई एक्शन ही नहीं लिया, वो अमेंडमेंट ही नहीं किए। तब क्या हो सकता है, एक डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है। तो ये डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक प्रोविज़न होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। तो जॉइंट सिटिंग के प्रोविजंस भी हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ अ डेडलॉक, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड पास नहीं कर रहा, उसने एज इट इज़ रख रखा है बिल, तो भी डेडलॉक बन गया क्योंकि बिल तो पास नहीं हो रहा है। फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड ने रिकमेंडेशन के लिए वापस भेजा, पर वो रिकमेंडेशन फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट नहीं की, तो भी डेडलॉक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग में जनरली क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों को जॉइंटली बिठाया जाता है और सारे एमपी एक साथ वोट करते हैं। बाकी डिटेल में आगे हमारे टॉपिक से उस पर हम लोग डिटेल में जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं। क्लियर। तो जॉइंट सिटिंग के थ्रू फिर क्या होता है, डेडलॉक को रिजोल्व किया जाता है और बिल को पास किया जाता है। फिर जैसे ही क्या हुआ, बिल सेकेंड हाउस से एसेंट पास हो चुका है तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है। तो एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा एदर सिंगल और बाय अ जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर एसेंट। देयर आर द 3 अल्टरनेटिव बिफोर द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट के पास बिल आया, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, तो 3 अल्टरनेटिव होते हैं किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। वो कौन से हो सकते हैं, वो अपने एसेंट देके बिल को एक्ट बना सकते हैं, वो जो है विथहोल्ड कर सकते हैं हीज और हर एसेंट टू द बिल, भाई साइन ही नहीं करना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ही और सी में रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस, बट वापस से वो बिल वापस आता है प्रेसिडेंट के पास होके, तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस हमको प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलते हैं जिनको पॉकेट और सस्पेंसिव वीटो भी कहा जाता है। एंड इफ द प्रेसिडेंट गिव हीज और हर एसेंट
टू द बिल बिकम एन एक्ट एंड इज प्लेस इन टू द स्टेचुटरी। बिग भाई प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिए तो क्या हो गया, वो बिल जो है वो लॉ बन चुका है, यानी कि बिल अब एक्ट बन चुका है और पूरी कंट्री में वो क्या किया जाएगा, एक बार ऑफिशियल गजट में वापस प्रेजेंट करके थ्रू आउट द कंट्री, एक बार जुडिशियल रिव्यू होगा, फिर उसके बाद थ्रू आउट द कंट्री उसको प्रेजेंट किया जाएगा। एंड इफ द प्रेसिडेंट विथ होल्ड हीज और एसेंट टू द बिल इट एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। भाई एसेंट विथ होल्ड कर लिए तो बिल जो है वो एंड हो जाता है, एक्ट नहीं बन पाता है। और इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन एंड if it is passed by both the houses again with or without the amendment and the president presented to the president for his or her assent, the president must give his or her assent to the bill. Thus the president enjoy only a suspensive veto. All right, भाई प्रेसिडेंट ने साइन दे दिया तो बिल बन गया एक्ट, थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट हो गया। प्रेसिडेंट ने क्या होता विथ होल्ड कर लिया इसके एसेंट तो भी बिल क्या है, तो क्या हो गया, बिल वहीं पे खत्म हो गया। प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन करने के लिए वापस से लोकसभा राज्यसभा में बिल को भेजा तो गया, लोकसभा राज्यसभा ने क्या किया, बिल को उसके अंदर कंसिडरेशन जो प्रेसिडेंट ने सजेस्ट की थी वो ली या नहीं ली, वो एक्सेप्ट किया नहीं ली, ये नहीं की, उसको वापस बिल को भेजा प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को अब साइन करना ही और बिल क्या है, एक्ट बन जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास विथहोल्ड करने के क्या होते हैं, राइट्स होते हैं, विथहोल्ड की वीटो होती है जिसको हम सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल जो है वो किस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में पास होता है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, वहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग देखने को मिलती है और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, उनके साइन होते हैं और बिल जो है वो एक्ट बनता है, जो कि जिसको हम लॉ भी बोलते हैं। ऑलराइट, मनी बिल, फाइनेंस बिल, अलग अलग टाइप के बिल हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर सही लगी हो, लेक्चर आपको समझ आया हो, कोई भी डाउट हो तो वापस जाके आप लेक्चर को देख सकते हैं। और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी में अगर आपको कोई डाउट है 1 to 22 चैप्टर्स में तो भी आप इसी चैनल पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ऑलराइट, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, करे बिना नहीं जाइएगा, तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले और हम इस पॉलिटी की सीरीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।